हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल NCERT बाय राहुल में। आज इस वीडियो में बेसिकली हम जो बात करेंगे तो वो हम भारत के संविधान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं जो आपके कई सारे एग्ज़ाम्स में बार बार जो है वो रिपीट होते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो ऐसे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हम इस वीडियो में जो है चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो भारत की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष या सभापति कौन थे? ठीक है, तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो बेसिकली आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इस सभा के जो अस्थायी सभापति के तौर पर किसको चुना गया था? वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। ठीक है, आइए अब आपका हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष जो है वो चुना गया था? ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर जो बात की गई है वो अस्थायी अध्यक्ष की गई है और यहाँ पर जो बात की गई है वो आपके स्थायी अध्यक्ष की बात की गई है। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि जो 11 दिसंबर 1946 को आपकी संविधान सभा की बैठक हुई थी उसका जो स्थायी अध्यक्ष चुने गए थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बेसिकली दूसरी बैठक हुई थी। यानी कि पहली बैठक आपकी कब हुई थी? तो वो हुई थी आपकी 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को। और दूसरी बैठक जो हुई थी आपकी वो हुई थी आपकी 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो अध्यक्ष के तौर पर इसमें क्या है कि इसमें बेसिकली डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। संविधान सभा की कुल क्या है आपकी जो है 3 बैठकें हुई थी। ठीक है, और इसकी जो अंतिम बैठक हुई थी वो बेसिकली आपकी हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। चलिए अब आपके थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपका कि भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो जो संविधान सभा की प्रारूप आपकी जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रारूप समिति में क्या था कि बेसिकली एक अध्यक्ष के अलावा क्या है उसमें टोटल जो है 7 सदस्य और थे। बस इस फैक्ट को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था या फिर उसको अपनाया गया था? ठीक है, यानी कि भारत का जो संविधान है वो कब बनकर तैयार हो गया था और उसको क्या है कि अंगीकार किया गया था या उसको अपनाया गया था? तो ये था आपका राइट ऑप्शन, इसका हो जाएगा आपका 26 नवंबर 1949। यानी कि सी ऑप्शन जो है आपका वो सही हो जाएगा। तो संविधान सभा के द्वारा जो संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और इसको बनकर तैयार होने में लगभग जो हमारा जो संविधान है इसको पूरा बनकर तैयार होने में लगभग आपका 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ठीक है, 2 आपके साल, ठीक है, 11 मंथ और 18 डेज। ठीक है, तो टोटल जो टाइम इसको बनाने में लगा था वो आपका 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। और फाइनली फिर क्या था कि जो हमारा संविधान था तो वो 26 जनवरी 1950 को उसे क्या है लागू कर दिया गया था। चलिए अब फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन आपका कि भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारत की संविधान सभा के जो संवैधानिक सलाहकार थे तो वो बेसिकली आपके सर BN राव थे। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन है सर BN राव। उसके बाद आइए बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? यानी कि भारत को क्या कहकर जो है उसमें जो है भारत का मतलब क्या नाम उसमें जो लिखा गया है या क्या कहकर उसको भारत को उसमें लिखा गया है? ठीक है, तो ये है आपका इसका राइट ऑप्शन डी, राज्यों का संघ। ठीक है, कि भारत जो है वो राज्यों का एक संघ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित और सर्वाधिक व्यापक संविधान यानी कि काफ़ी बड़ा जो संविधान है वो किस देश का है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका भारत। ठीक है, तो भारत का जो संविधान है वो काफ़ी बड़ा और व्यापक है और ये लिखित भी है। ठीक है, अब इसके कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो संविधान में क्या था कि जब ये बनकर पूरा हुआ तो उस टाइम पर इसमें लगभग 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे और उस समय पर क्या है इसमें कुल 8 अनुसूचियां थी। और अगर हम वर्तमान में इसके बारे में बात कर लेते हैं तो इसमें जो है आपके कुल वही 395 अनुच्छेद हैं और लगभग इसमें क्या है 25 आपके जो भाग हैं और जो अनुसूचियाँ हैं वो जो पहले 8 थी तो वो अनुसूचियाँ कितनी अब 12 हो गई हैं। ठीक है,
तो ये आपके कुछ फैक्ट्स थे आपके संविधान को लेकर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। तो लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले किस देश ने प्रस्तुत की थी? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फ्रांस। तो लिखित संविधान की अवधारणा सबसे पहले फ्रांस ने जो है प्रस्तुत की थी। लेकिन प्यारे दोस्तों, इसमें एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पहला लिखित संविधान किस देश का था, तो सबसे पहला जो लिखित संविधान था वो बेसिकली आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि वहाँ पर जो आपका राइट ऑप्शन है वो संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, जो कि 1789 में लागू हुआ था। ठीक है, चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर। तो भारतीय संविधान में शामिल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जिनको आप DPSP भी जैसे जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, किस देश के संविधान से इनको लिया गया है? तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता है कि भारत का जो संविधान है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्या है, काफ़ी सारे देशों के संविधान से उठाकर जो है इसमें ली गई है या बोरो की गई है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। तो वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वो बेसिकली आपके इसका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है आयरलैंड, तो वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके अलावा क्या है कि आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति और राज्यसभा के लिए जो सदस्यों का नामांकन किया जाता है वो भी बेसिकली क्या है, आपके आयरलैंड के संविधान से जो है इसमें लिए गए हैं। अब भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि जिनकी हमें अपने बात की थी, जो आपके नीति निर्देशक सिद्धांत हैं बेसिकली भारतीय संविधान में ये आपके भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक जो है इनका वर्णन हमारे संविधान में किया गया है। और इनके बारे में मुख्य बात यह है कि ये जो है आपके न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होते हैं, यानी कि आप जो आपके नीति निर्देशक जो ये आपके सिद्धांत है ना, इनको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे आप मौलिक अधिकारों को चैलेंज कर सकते हैं, चुनौती उनको दे सकते हैं, लेकिन इनको आप इस तरीके से चुनौती कोर्ट में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अब बात कर लेते हैं, जैसे इसमें और भी आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो आपके भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वाला ऑप्शन थोड़ा सा आप याद रखिएगा कि ये क्या थे, प्रथम कानून मंत्री थे। ठीक है, तो ये भी कई बार क्या है डायरेक्ट आपका जो है पेपर्स में कई बार ये क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाता है या मिला है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है भारत के पहले कानून मंत्री थे। चलिए अब आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, तो जन गण मन जो हमारा राष्ट्रीय गान है, भारत का राष्ट्रीय गान है, तो उसको भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृत किया गया था? ठीक है, तो उसको किस वर्ष जो है भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था? तो इसको आपके 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृत किया गया था। यानी कि यहाँ पर आपको वर्ष दिए गए हैं, तो वर्ष में आपका जो बी ऑप्शन है 1950 ये आपका सही हो जाएगा। और एग्जैक्ट अगर डेट आ जाती है तो डेट हो जाएगी 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950। अब सबसे पहले आप कई बार मान लो क्वेश्चन आ गया कि इसे सबसे पहले कब गाया गया था। भाई अगर क्वेश्चन आपका एक आ जाता है कि जनगण मन को सबसे पहले कब गाया गया था, तो इसे सबसे पहले 27 दिसंबर, ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को, ठीक है, कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था बेसिकली उसमें राष्ट्रगान को सबसे पहले गाया गया था। ठीक है, 27 दिसंबर 1911 को जो आपका क्या नाम है कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, तो सबसे पहले इसको राष्ट्रगान को उसमें गाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12, निम्न में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? ठीक है, तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आपका जो हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत, ठीक है, यानी कि भाग 3 में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 जो है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो इस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहकर क्या है इसको पुकारा था, संबोधित किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान के रूप में जाना जाता है? मिनी संविधान जो है उसको कहा जाता है। तो इसका प्यारे दोस्तों आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन बेसिकली आपका जो हुआ था तो वो हुआ था आपका 1976 यानी कि 1976 में हुआ था। ठीक है, और इस संविधान संशोधन में एक तरह से पूरे संविधान का पुनर्निरीक्षण किया गया था। ठीक है, यानी कि जितना भी हमारा संविधान है उसका एक बार फिर से पुनर्निरीक्षण किया गया था और इससे संविधान का मिनी सुधार भी कहते हैं। जैसे कई बार यहाँ पर तो आपका ऑप्शन है मिनी संविधान, तो कई बार क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ जाता है कि किस संविधान संशोधन को मिनी सुधार कहा जाता है, तो वो मिनी सुधार भी आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 ही होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो है यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो आपका है अब 14th क्वेश्चन, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए थे? ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन का तो हमने पिछले क्वेश्चन में बात की थी, ये कब हुआ था आपका 1976 में। ठीक है, जिसको हम मिनी संविधान या मिनी सुधार के नाम से भी जानते हैं। अब इस संविधान संशोधन में हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है बेसिकली उसमें कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता। तो मुख्यतः ये 3 शब्द जो थे संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे। अब ये जो संविधान संशोधन था ये अभी तक पारित सभी संविधान संशोधनों में सबसे बड़ा है और इसी संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में हमारे जो मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है, जिनका वर्णन आपके जो है संविधान के अनुच्छेद 51A में किया गया है, तो ये मौलिक कर्तव्यों को भी भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 15, तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? यानी कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स है, जो आपके मूलभूत अधिकार हैं, तो वो मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो वो बेसिकली अमेरिका जो आपका देश है, तो अमेरिका के संविधान से जो है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार लिए गए हैं। और मौलिक अधिकारों की जो प्यारे दोस्तों व्याख्या है वो आपके अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है, हमारे संविधान में की गई है और भाग 3 में क्या है, इनका वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों के साथ साथ कुछ अन्य चीज़ें भी थी, या जैसे कुछ अन्य हम बातें भी देख सकते हैं जो हमें क्या है अमेरिका के संविधान से हमने उस टाइम पर जो है ली थी। जैसे आपका न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन भी वहीं से लिया गया था। राष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है वो भी वहीं से लिया गया था अमेरिका के संविधान से। उपराष्ट्रपति का जो पद है, तो ये कुल जो 2-3 बातें थी ये आपके क्या है बेसिकली अमेरिका के संविधान से ही जो है वो ली गई थी। ठीक है, और अगर हम बात करें मौलिक अधिकारों के बारे में थोड़ी सी, तो शुरुआत में जब जो है भारत का जो संविधान जो बनकर तैयार हुआ था, जब लागू हुआ था, तो उस समय कुल 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, लेकिन इस समय जो है आपके कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या था कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आपका क्या है जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो इनमें से जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार में से अब हटा दिया गया है। तो इसे क्या था कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या है मौलिक अधिकारों में से हटा दिया गया था और अब इसे अनुच्छेद 300A, ठीक है, अब इसे क्या है अनुच्छेद 300A में डालकर एक कानूनी अधिकार क्या है बना दिया गया है। ठीक है, तो ये आपका हो गया राइट ऑप्शन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर 17, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका अस्पृश्यता का अंत संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अस्पृश्यता के अंत की जो बात है वो संविधान के आपके अनुच्छेद नंबर 17 में जो है इसके बारे में बात की गई है। अब बात की गई है, ठीक है। अब अगर इसके हम कुछ और जो आपको पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं तो वो उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब जैसे आपका अनुच्छेद नंबर 16, तो अनुच्छेद नंबर जो आपका 16 है वो क्या है आपका वो लोक नियोजन या सरकारी नौकरियों में जो आपको अवसर की समानता है उससे संबंधित है। उसके बाद आपका अनुच्छेद जो आपका 18 है, तो अनुच्छेद 18 में क्या है इसके अनुसार क्या है कि केवल
जो है सभी क्षेत्रों में, मतलब क्या है कि केवल शिक्षा और सैन्य के क्षेत्र को छोड़कर बाकी जितने भी आपके जो क्षेत्र हैं उन सभी में क्या है उपाधियों का जो है अंत जो है करने की वो बात की गई, यानी कि उनका अंत जो है वो कर दिया गया। और अगर हम बात करें अनुच्छेद 24 की, तो अनुच्छेद 24 में आपके बेसिकली बाल श्रम के बारे में बात की गई और इसके अनुसार 14 वर्ष की यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार के कारखाने या फिर जोखिम भरे काम में उसको नहीं लगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर जो है 18 है, 18 के बारे में बात कर ले तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों के गठन का प्रावधान है। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 40, ऑप्शन नंबर आपका जो बी है तो ये हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है कि इस अनुच्छेद के अनुसार जो राज्य हैं वो ग्राम पंचायतों के गठन करने के लिए जो है वो प्रयास करेंगे, ठीक है, या प्रबंध करेंगे और उनको ऐसी शक्तियां और प्राधिकार जो है वो प्रदान करेंगे जो उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में काम करने लायक जो है वो बनाने के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ये प्रावधान जो है बेसिकली वो आपका अनुच्छेद 40 में किया गया है। और अनुच्छेद 40 को व्यवहार में लाने के लिए ही संघीय सरकार ने क्या किया था, एक तो आपका 73वां संविधान संशोधन 1992 और सेम आपका 74वां संविधान संशोधन, ये भी आपके दोनों कब हुए थे, 1992 में हुए थे, के द्वारा 9वीं और 11वीं आपकी ये 11वीं और 12वीं अनुसूची को जो है आपके वो उसमें पंचायतों और नगर पालिकाओं के गठन संबंधी जो आपका प्रावधान है वो आपके संविधान के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर है आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19, पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो पंचायती राज की जो त्रिस्तरीय समिति है उसका गठन बेसिकली आपका इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय समिति का जो है गठन किया गया था और इस समिति की सिफारिशों के आधार पर ही ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद का जो है गठन किया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 20 जो आपका इस आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस प्रावधान के अनुसार जो है वो लगाया जाता है। तो अनुच्छेद नंबर 356 के आधार पर किसी भी राज्य में जो राष्ट्रपति शासन है वो लगाया जाता है। अनुच्छेद बेसिकली जो आपका 356 है उसके अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह लिखित सूचना दी जाती है कि उस राज्य का जो शासन तंत्र है वो संविधान के अनुरूप काम नहीं कर रहा है या फिर वो नहीं चल रहा है या फिर जो शासन तंत्र है वो फेल हो गया है, तो राष्ट्रपति उस राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू कर देगा और सभी प्राधिकार संबंधी जो भी शक्तियाँ हैं उनको अपने अंडर में वो ले लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस थे आपके भारत के संविधान से संबंधित। होप आप सभी को ये क्वेश्चंस अच्छे लगेंगे और अच्छे से आपको ये सभी क्वेश्चंस जो है वो क्लियर हो गए होंगे।